हेलो स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य अन्य साधनों से आय चैप्टर में इनकम ऑफ दिस हेड हमारा आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम डिविडेंड, लाभांश की आय। लाभांश की परिभाषा साधारणतः किसी कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को उसके लाभों में से नकदी में से किए गए वेतन को लाभांश कहा जाता है, परंतु आयकर के उद्देश्य से हमें लाभांश का विशिष्ट अर्थ समझना होगा। आयकर अधिनियम में लाभांश की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में केवल ये बताया गया है कि अंशधारियों को कंपनी से मिलने वाली कौन कौन सी प्राप्तियों को लाभांश में सम्मिलित किया जाता है तथा कौन कौन सी प्राप्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अनुसार लाभांश में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को किया गया ऐसा वेतन जिसके कारण कंपनी की संपत्ति घट जाए, लाभांश माना जाता है। यह उस सीमा तक लाभांश माना जाता है जिस सीमा तक कंपनी के पास एकत्रित लाभ है। एक कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को किसी भी रूप में वितरित बोनस, ऋणपत्र, डिबेंचर एवं जमा प्रमाण पत्र तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वितरित बोनस शेयर उस सीमा तक लाभांश माने जाते हैं जिस सीमा तक कंपनी के पास एकत्रित लाभ है। किसी भी कंपनी के समापन पर उसके अंशधारियों को वितरित किया गया कोई धन अंशधारियों के लिए उस सीमा तक लाभांश माना जाता है जिस सीमा तक कंपनी के पास एकत्रित लाभ है। यदि इस प्रकार यदि कोई कंपनी समापन पर अपने साधारण अंशधारियों को बोनस अंश जारी करती है तो वह लाभांश की श्रेणी में आ जाता है। यदि कोई कंपनी अपनी अंश पूंजी में से कटौती करके कोई धन अंशधारियों में वितरित करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो अंशधारियों के लिए उसी सीमा तक लाभांश माना जाता है जिस सीमा तक कंपनी के पास एकत्रित लाभ हो। यदि ऐसी कंपनी द्वारा जिसमें जनता का समुचित हित नहीं है अपने अंशधारी को जो 10% अथवा अधिक मताधिकार वाले अंशों का स्वामी है, ऐसे अंशों को छोड़कर जिन पर स्थिर दर से लाभांश दिया जाता है को 31 मई 1987 के बाद अग्रिम अथवा ऋण के रूप में, लोन के रूप में या एडवांस के रूप में कोई भुगतान किया अथवा किसी संस्था को किया गया भुगतान जिसमें ऐसा अंशधारी सदस्य अथवा साझेदार है तथा संस्था में उसका सार्ववान हित है, उसी सीमा तक उनके लिए लाभांश माना जाता है जिस सीमा तक कंपनी के पास एकत्रित लाभ हो। परंतु लाभांश में निम्नलिखित राशियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। फर्स्ट, उपयुक्त सी व डी के अंतर्गत ऐसे अंशधारियों को किया गया वितरण जिनको अंश पूर्णतया नकद प्रतिफल के बदले जारी किए गए थे तथा कंपनी के समापन पर अतिरिक्त संपत्तियों सरप्लस असेट्स में भाग लेने का अधिकार न हो। सेकंड, यदि कंपनी रुपयों के लेन देन का व्यवहार करती है तो उसके साधारण व्यवहार के दौरान किसी अंशधारी को दी गई अग्रिम अथवा ऋण की राशि। थर्ड, किसी अंशधारी को मिलने वाले लाभांश में यदि कोई कंपनी उपरोक्त में वर्णित कोई राशि काट लेती है तो अंशधारियों को प्राप्य लाभांश में इस प्रकार काटी गई राशि कम कर दी जाएगी तथा शेष राशि ही उस वर्ष का लाभांश मानी जाएगी। फोर्थ, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77A के प्रावधानों के अनुसरण में एक कंपनी द्वारा किसी अंशधारी से अपने स्वयं के अंश क्रय करने पर किया गया कोई भुगतान। फिफ्थ, परिणामी कंपनी द्वारा एविलियन कंपनी के अंशधारियों को एविलियन डिमर्जर के परिणाम स्वरूप अंशों का कोई वितरण, चाहे भले ही एविलियन कंपनी में पूंजी की कटौती हुई हो अथवा नहीं। लाभांशों पर कर लगाने संबंधी महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं? फर्स्ट नियम, लाभांश की आय के गत वर्ष का निर्धारण। लाभांश उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिसमें ये कंपनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा चुकाए जाते हैं। लाभांश या अंतिम लाभांश की घोषणा कंपनी की साधारण सभा में की जाती है, अतः कंपनी की साधारण सभा का वर्ष ही ऐसे लाभांश की आय का गत वर्ष होता है। सेकंड, घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश का कर मुक्त होना। आयकर अधिनियम की धारा 115 115 ओ के अनुसार
एक घरेलू कंपनी को उसके द्वारा घोषित या वितरित या प्रदत्त जो भी पहले हो लाभांश पर अतिरिक्त आयकर देना होगा तथा धारा 10 सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंतर्गत अंशधारी के लिए लाभांश कर मुक्त होगा। चूंकि ऐसा लाभांश कर मुक्त होता है अतः इसमें से उद्गम स्थान पर कटौती नहीं किए जाने का स्पष्ट प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। थर्ड, धारा सेकंड सब सेक्शन 22 ई में वर्णित लाभांश की कर योग्य राशि। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि सेक्शन 222 ई में माना गया लाभांश आता है यदि ऐसी कंपनी द्वारा जिसमें जनता का समुचित हित नहीं है अपने ऐसे अंशधारियों को 10% अथवा अधिक मताधिकार वाले अंशों का स्वामी है, अग्रिम एडवांस अथवा ऋण लोन के रूप में किया गया भुगतान उस सीमा तक उसके लिए लाभांश माना जाता है जिस सीमा तक कंपनी के पास एकत्रित लाभ हो। ऐसे लाभांश पर कर लगाने से संबंधित मुख्य प्रावधान निम्न है। ऐसे माने गए लाभांश में से ऋण देने वाली कंपनी उद्गम स्थान पर कर की कटौती भी निर्धारित दर से करेगी। लोन ऋण अथवा अग्रिम की राशि को एकत्रित लाभों की सीमा तक लाभांश माना जाएगा। फोर्थ, विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश का कर योग्य होना। विदेशी कंपनियों से प्राप्त होने वाले लाभांश पर लाभांश के रूप में ही कर लगाया जाता है। यदि कोई विदेशी कंपनी लाभांश चुकाते समय कर के रूप में कोई राशि काट लेती है तथा जिसको वह उस विदेशी सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है तो ऐसी राशि को अंशधारी की आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और प्राप्त लाभांश को ही सकल लाभांश माना जाता है। फिफ्थ, सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश। सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश कर योग्य होता है। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा लाभांश के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है अतः प्राप्त लाभांश को सकल लाभांश माना जाता है। यह था हमारा आज का टॉपिक, लाभांशों पर कर लगाने संबंधी महत्वपूर्ण नियम और लाभांश की आय शीर्षक से क्या आशय है, लाभांश की आय हम किसे मानते हैं,